हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई हो आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का माय मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग कक्षा 9 की गणित अध्याय 2 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है बहुपद। ये चैप्टर आपको कक्षा 10 में भी दिखेगा और उसमें भी आपको बहुपद के बारे में पढ़ना है। बस यहाँ पर आपको बहुपद के प्रकार और बहुपद को समझना है कि बहुपद होता क्या है और उनकी पहचान के बारे में समझना है। और साथ में आपको बहुपद में ये भी समझना है कि बहुपद को किस रूप में लिखा जाता है। तो अगर आपने कक्षा 9 में सही से समझ लिया तो कक्षा 10 में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहां पर हम लोग शून्य निकाला जाता है तो वहां पर बहुपद की अलग कंडीशन होती है। यहाँ पर हम लोग चलते हैं। देखिए, आज हमने आपकी परिभाषा लिखकर लेकर आई कि बहुपद किसे कहते हैं। परिभाषा इतना ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है जितना ज्यादा इनकी संरचना के बारे में समझना रहता है कि इनकी संरचना कौन कौन सी हो सकती है। देखिए, हमारा बहुपद है। बहुपद की परिभाषा क्या है? एक ऐसा बीजी व्यंजक होता है जिसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है। जिसमें आप ये समझ सकते हो कि चर पद और अचर पद के बारे में आपने समझा होगा, लेकिन वो चर पद अलग रहता था, अचर पद अलग रहता था। यहाँ पर क्या हम ये कह सकते हैं कि बहुपद में चर, स्थिरांक और गुणांक शामिल होते हैं, जिन्हें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, उनके माध्यम से मिलाया जाता है। जैसे हमारे पास एक बहुपद तैयार होकर हो गया 3x² प्लस का 5x माइनस का 6। इनका एक क्रम होता है। किस क्रम के रूप में लिखे रहते हैं? मानक रूप में लिखे रहते हैं। इनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि 5x पहले लिख दें। इनका एक क्रम सीक्वेंस फिक्स है, इसलिए 3x² प्लस 5x माइनस 6। अगर हम चर पद की बात करते हैं तो एक ऐसे अज्ञात मान जिनके आमतौर पर मान निश्चित होते हैं, जैसे ए बी सी। हम ये कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं वो हमारे चर पद होते हैं। इनका मान कभी भी निश्चित नहीं होता है। जैसे x का मान आपने देखा होगा, x का मान 5 भी हो सकता है। किसी भी दूसरे मान में अगर निकालेंगे तो x का मान 2 निकल सकता है। तो इनका मान बदलता रहता है, तो इसलिए ये निश्चित नहीं है। लेकिन अगर पूर्णांक की बात करते हैं तो ऐसा अज्ञात मान जिनके आमतौर पर मान क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जैसे 0, 1, 2 पूर्णांक तो आप जानते हैं, सॉरी पूर्ण संख्या या पूर्णांक की बात अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास हो सकते हैं। ये पूर्णांक नहीं है, इनको हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा ये पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक, क्योंकि पूर्णांक में क्या होते हैं? धनात्मक मान और ऋणात्मक मान आ जाते हैं। तो पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो ऐसे ऐसे अज्ञात मान जिनके आमतौर पर मान क्या हो सकते हैं? निश्चित होते हैं। जैसे 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेंगे, 3 है तो 3 ही रहेंगे। ये हमारे कुछ ऐसे मान थे जो बहुपद में प्रयोग किए जाते हैं। तो बहुपद हमारा इस तरह है। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे कि बहुपद की पहचान कैसे होती है। देखिए, हम लोग बहुपद का मानक रूप समझेंगे कि मानक रूप क्या होता है। तो क्या इसकी परिभाषा? प्रायः बहुपद को x की चर राशि की घातों के आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मानक बहुपद कहते हैं। मानक बहुपद देखे होंगे कि सबसे पहले चर राशि की बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। यहाँ चर राशि की जो घात है वो अधिकतम कितनी है? 3 है। यहाँ कितनी है? फिर उसके बाद 2 हो गई, फिर 1 है, कैसे करके। इसी प्रकार इसका जस्ट हम ये कह सकते हैं किस क्रम में लिखा है, तो इसको हम कह सकते हैं हमारे पास जो भी दिया हुआ है आरोही क्रम में लिखा है, यानी हम ये कह सकते हैं घटते हुए क्रम में लिखा है। और ये कैसे है? अवरोही, यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे। पहले इसका 3 है, फिर -2t है, फिर t² है, फिर 4t⁴ है। ऐसे क्रम में लिखे हुए हैं। ठीक, अगर आपसे मानक रूप में कहता है तो आप इनको मानक बहुपद में इस तरह लिखेंगे या मानक रूप में इस तरह लिखेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि बहुपद का वर्गीकरण कैसे होता है। देखिए, अब यहाँ पर हम आपको परिभाषा के रूप में लिख करके समझा दे रहे हैं कि बहुपद का वर्गीकरण कैसे करेंगे। बहुपद का वर्गीकरण देखिए, अगर हम बहुपद के वर्गीकरण की बात करते हैं, बहुपद का वर्गीकरण, तो बहुपद का जो वर्गीकरण है वो 2 आधार पर किया गया है। देखिए, पहला जो आधार है वो पद के आधार पर है, पद के आधार पर। और जो दूसरा है वो किसके आधार पर किया गया है? घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। ये हमारे पास बहुपद का वर्गीकरण है। तो अगर हमें पद के आधार पर पूछेगा तो अलग है, और अगर घातों के आधार पर पूछे तो अलग है। अच्छा, हम पद के आधार पर अगर हम देखेंगे तो पद के आधार पर हमारे पास अलग अलग दी है। कौन कौन से?
अगर हम पद के आधार पर देखते हैं तो हमारे पास पहले नंबर में आता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा हमारे पास द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हमारे पास हो जाएगा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। और इसके बाद चौथे की बात करते हैं तो चतुर्थपदी बहुपद, चतुर्थपदी बहुपद। होते बहुत सारे हैं, हमें हमारे सिलेबस के आधार पर ही देखना है। तो आपके सिलेबस के आधार पर इतने ही दिए हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन आपके त्रिपदी तक दिए हैं। तो हमने आपको चतुर्थपदी भी बताया कि 4 पद होंगे तो चतुर्थपदी उनको भी कह सकते हैं। अगर आप घातों के आधार पर देखोगे तो घातों के आधार पर भी आपको समझना है। पहला कौन सा हो जाएगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा हम कह सकते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक। इसी तरह अगर हम 4 देखेंगे तो चतुर्घात बहुपद हो जाएगा। तो वहां तक मत जाइएगा, त्रिघात तक ही समझिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुपद का अगर वर्गीकरण को समझेंगे तो बहुपद के वर्गीकरण के आधार पर अगर हम देखेंगे तो पद के आधार पर हमारे पास एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी। और अगर घातों के आधार पर देखेंगे तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब इनके बारे में एक एक करके समझ लेते हैं कि एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होते हैं और चतुर्पदी क्या होते हैं। देखिए, अगर हम इनको समझेंगे कि एक पदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है। देखिए यहाँ लिखने में तो समय लग सकता है, हम एक एक करके आपको समझा सकते हैं परिभाषा सहित, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं पदों के आधार पर, किसके आधार पर, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, ठीक। पहला हमारे पास कौन था, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। इसकी अगर परिभाषा की बात करते हैं तो जिस बहुपद में, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, केवल एक पद हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते, ठीक है। अगर जिस बहुपद में केवल एक पद हो तो उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। देखिए, अगर हम इनको उदाहरण के रूप में समझेंगे तो जैसे हमारे कौन 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 हो सकते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 2x। अच्छा, एक चीज आपको अभी बताया नहीं, उसको हम बात बताएंगे। जैसे अगर x है तो बहुपद के रूप में है, लेकिन अगर हम गिनती के बारे में बात करेंगे, जैसे 2 है तो ये बहुपद के रूप में संपूर्ण बहुपद नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कौन से पद है, पूर्णांक है, सॉरी पूर्ण संख्या है। तो इन पूर्ण संख्या के बारे में समझ सकते हैं कि पूर्ण संख्या है, लेकिन बहुपद तब होगा जब इनके साथ कोई x जुड़ जाएगा या y जुड़ जाएंगे, तब ये बहुपद के रूप में गिने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2x हो गया, या फिर हम कह सकते हैं x² हो गया, तो एक पद है तो यहाँ पर एक पद हो जाएगा। और क्या हो सकते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं 3x², ये अगर ऐसे पद आते हैं तो हम ये कह सकते हैं ये बहुपद है, जिनमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक पद के रूप में हो, कुछ उनके साथ कोई पद जुड़ा ना हो या कोई पद घटा ना हो, तो हम ये कह सकते हैं ये सब कैसे हैं, एक पदी बहुपद है। अगर आप दूसरे बहुपद के बारे में समझते हो, द्विपदी बहुपद कौन से होंगे, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस बहुपद में, जिस बहुपद में केवल दो पद, केवल दो पद हो, तो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, द्विपदी
बहुपद कहते हैं। ठीक, अगर एग्जाम्पल के रूप में समझोगे, जैसे जैसे हमारे पास x प्लस 5, एक पद ये एक पद ये, तो कितने पद हो गए? दो पद हो गए। इसी तरीके अगर हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, तो एक पद ये एक पद ये, द्विपदी हो गए। एक्स क्यूब प्लस का 6x, ऐसे अगर पद आपके आते हैं तो कैसे पद हो जाएंगे? एक पदी द्विपदी, इसको माइनस से ले लो तो भी सही है। तो ऐसे पद आते हैं तो हमारे क्या कहलाएंगे? द्विपदी बहुपद। ठीक, अगर हम त्रिपदी बहुपद के बारे में समझते हैं, त्रिपदी बहुपद के बारे में अगर हम समझते हैं तो त्रिपदी बहुपद क्या हो जाएगा? जिस बहुपद में पदों की संख्या कितनी हो? पदों की संख्या तीन हो तो उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब त्रिपदी बहुपद में एग्जांपल एक समझ सकते हैं, कौन सा हो जाएगा एग्जांपल? जैसे हम कह सकते हैं 3x² प्लस का 6x माइनस का 8, कितने पद है? एक पद, दो पद, त्रिपद। ये हमारे पास क्या हो गए? त्रिपदी बहुपद के रूप में हो गए। अब अगर हम चतुर्पदी के बारे में समझेंगे तो उसमें कितने पद हो जाएंगे? चार पद हो जाएंगे। उसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि जिस बहुपद में पदों की संख्या कितनी हो? अधिकतम 4 हो, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो चतुर्पदी बहुपद हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पदों के आधार पर हम कैसे पद को गिन करके बता सकते हैं कि बहुपद कौन सा है। यानी अगर हमारे पास एक पद है तो उसको बोल सकते हैं एक पदीय, अगर दो पद है तो उसको बोल सकते हैं द्विपदीय, और अगर तीन पद है तो उसको बोल सकते हैं त्रिपदीय। आइए हम लोग चलते हैं अब घातों के आधार। अब आपको चतुर्पदी के बारे में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो चतुर्पदी के बारे में हम कह सकते हैं ऐसे करके बहुत सारे बहुपद होते हैं, पदों के आधार पर गिनेंगे तो हम पदों के आधार पर उनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कौन से हैं? अब हमारे पास आपको घातों के आधार पर बताना है। देखिए घातों के आधार पर कैसे हैं, तो घातों के आधार पर देखेंगे तो घातों के आधार पर, देखिए घातों के आधार पर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैखिक बहुपद के। रैखिक बहुपद के, इसको आप सही से पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि आगे घातों के आधार पर आपको ही पढ़ना सही रहेगा, क्योंकि हाई स्कूल में घातों के आधार पर ज्यादा पूछा जाता है, पदों के आधार पर तो 9th में ही पूछे जाते हैं। तो रैखिक बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? अधिकतम घात 1 हो, तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए यहां पर लिखने में काफी समय लग रहा है, अगर ये लिख कर लाते तो समय कम लगता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक घात हो अधिकतम तो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे पास आ गया 2y + 6, तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर y आया है तो y की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो ये कह सकते हैं कि कैसा है? ये रैखिक बहुपद है। और अगर हमें समझना है 2t, तो ये भी कैसा है? रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। अगर हम कह सकते हैं कि 2x - का 8, ये भी कैसा है? रैखिक बहुपद है। तो जिस चर घात की अधिकतम 1 हो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक है, अब हम समझते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, देखिए ऐसा बहुपद
ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। अब इनके बारे में आप समझिएगा कि द्विघात बहुपद कैसे होंगे। तो जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे 2y² प्लस का 8, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, y की 2 है, ये इसके द्विघात बहुपद हो गए। और एग्जांपल के रूप में अगर हम समझें 4x² प्लस का 6x प्लस का 8, ये एक प्रकार का पूरा बहुपद है। तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यहाँ कितनी, 1, तो पूरे बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी हुई, 2 हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। हम ये कह सकते हैं त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 हो, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते। ठीक, तो अगर जैसे एग्जांपल के रूप में लिखें तो जैसे कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, तो ये कह सकते हैं 2y³ प्लस का 4y² प्लस का 8y और प्लस का 10। तो इसमें चर राशि की अधिकतम कितनी है, 3 है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं त्रिघात बहुपद होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 1 हो तो उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में आपको समझ में आएगा कि इसकी y घात 1 है, t की घात 1 है, x घात 1 है, तो ये कह सकते हैं ये रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद में जिस चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे y घात 2 अधिकतम, x घात भी अधिकतम 2 है, तो ये कह सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, तो उसे हम कह सकते हैं त्रिघात बहुपद। अब हम आगे समझेंगे कि बहुपद को लिखते कैसे हैं। हमने संरचना समझ ली, इसके बाद फिर हम आगे जब समझेंगे तो बहुपद को पहचाने कैसे, कि ये तो हमारे पास बहुपद है लेकिन कुछ और तरीके से बहुपद आ गए, तो पहचान क्या हो सकती है उसके बारे में समझते हैं। आइए देखिए, अब हम लोग जो समझेंगे बहुपद की पहचान, इनको आप बहुत सही समझिएगा। बहुपद की पहचान, बहुपद होने की और बहुपद ना होने की। जैसे अगर हमारे प्रश्न आ गए, इनमें से छांटिए कौन सा बहुपद है, तो प्रश्न पहले ये उठेगा बहुपद होने की और बहुपद ना होने की। तो हम पहले समझते हैं कि कौन कौन से बहुपद हो सकते हैं। तो बहुपद होने की केवल एक ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है, यदि किसी बहुपद में चर राशि की घात धनात्मक है तो वह बहुपद है। जैसे आपके सामने कुछ हमने एग्जांपल लिए हैं, उनको समझाने की कोशिश की है कि कौन कौन से हो सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ये पूरा हमारा एक बहुपद है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। कहे से है, प्लस से। इसमें भी चर राशि घात अधिकतम कितनी है, 1 है, लेकिन कहे से है, प्लस से। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि क्या है, बहुपद। जब आप इसमें देख रहे होंगे तो कुछ ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जो करणे के रूप में होंगे। तो यहाँ पर जो चर राशि की घात देख रहे हैं धनात्मक है, ये भी चर राशि घात धनात्मक है, तो हम ये कह सकते हैं बहुपद है। करणी किसके ऊपर लगी है, जो हमारे पास पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना जो है आपसे x वाली राशि से है, यानी चर पद से। अगर चर पद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वो अगर बहुपद कहलाएगा तो धनात्मक होनी चाहिए, अगर धनात्मक नहीं है तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ चर राशि घात धनात्मक है, यहाँ भी चर राशि घात धनात्मक है, तो ये बहुपद है।
अब कुछ ऐसे पद आते हैं जो भिन्न के रूप में लिखे रहते हैं, जैसे 4/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 6। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, चर राशि की घात में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, धनात्मक है। आप वो 4/2 लिखे हो या 5/2 लिखे हो या √4/2 लिखे हो, कुछ भी लिखे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें चर राशि की घात देखना है, चर राशि की घात अगर धनात्मक है तो हम ये कह सकते हैं वो बहुपद होगा। तो ये सभी एग्जाम्पल तुम्हारे बहुपद होने की है, हम ये कह सकते हैं कि अतः ये बहुपद है। ये अतः यह बहुपद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद कौन कौन से हो सकते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन से पढ़ेंगे, बहुपद ना पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग जो समझने वाले हैं वो बहुपद ना होने की पहचान पढ़ेंगे। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो बहुपद होने की पहचान पढ़ रहे थे, जिसमें से केवल एक ही कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुपद ना होने की पहचान। जब बहुपद ना होने की पहचान की बात आती है तो उसमें कई कंडीशन लग जाती हैं। जैसे पहली कंडीशन कहती है यदि जिस बहुपद में चर राशि की घात ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है जिसमें से x की घात ये धनात्मक दी है, लेकिन ये क्या हो गई ऋणात्मक, तो इस आधार पर ये बहुपद नहीं होगा। सेम इसी का तरह की ये बहुपद दिया है, इसमें चर राशि घात ऋणात्मक से 3 दिया है, ये धनात्मक से दिया है, ये धनात्मक से, लेकिन इसके ऋणात्मक होने से बहुपद नहीं हुआ। कुछ ऐसे बहुपद आ जाएंगे जो बटे के रूप में आ जाएंगे x। अभी जब पीछे क्वेश्चन समझ रहे थे उसमें गिनती बटे में थी, लेकिन अगर x बटे में होगा तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अगर वो x को ऊपर ले जाएंगे तो उसकी घात कैसे हो जाएगी, धनात्मक। तो अगर ऐसे आप एग्जांपल देखते हैं तो वो बहुपद नहीं है। कुछ और भी आएंगे, यदि जिस बहुपद में चर राशि की घात किस रूप में हो, भिन्न रूप में हो, तो भी वो बहुपद नहीं होगा। जैसे ये बहुपद एक है, इसमें चर राशि की घात धनात्मक 2 दी है, लेकिन ये क्या है भिन्नात्मक हो गई, वो भी धन से, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास बहुपद नहीं होगा। सेम प्रक्रिया ये भी है, इसमें x की घात 1/3 है, भिन्न के रूप में है, 1/3 हो, 4/5 हो, कुछ भी हो, भिन्न के रूप में है, तो बहुपद नहीं हो सकता। इसी तरीके यदि जिस बहुपद में चर राशि की घात कर्णे के रूप में, अब ये चीज आप बहुत जरूरी है, कर्णे के रूप में अगर कर्णे समान निकल रहा है उसका तो बहुपद है, और अगर कर्णे समान नहीं निकल रहा है तो बहुपद नहीं है। कर्णे के रूप में हो सकता है, क्या पता वो वर्गमूल के रूप में हो, घनमूल के रूप में हो, क्या वो चतुर्थ घनमूल के रूप में हो, किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं वर्गमूल या घनमूल आदि कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ गई 2x² प्लस का 2√x। अब √x का कोई वर्गमूल नहीं होता, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। अब इसमें आ जाओ, अगर हम इसको x³ को घनमूल से बाहर वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो x³ का कोई वर्गमूल नहीं हो सकता। अगर यहाँ x² होता तो उसका वर्गमूल हो सकता था, परंतु x³ का कोई वर्गमूल नहीं हो सकता है, तो हम इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। लेकिन अगर ये कहीं घनमूल होता, यहाँ पर 3 लिखा होता, तब ये बहुपद पूरी तरीके से हो सकता था। अब ये बहुपद नहीं है, तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारे पास बहुपद होने की, वो बहुपद ना होने की पहचान थी कि कौन कौन से हमारे पास बहुपद नहीं हो सकते, कौन कौन से बहुपद हो सकते। अब हम कुछ बहुपद के अलग से तरीके आपको बता सकते हैं, कौन कौन से बहुपद में आपको पद होते हैं, घात होते हैं और इनके गुणांक क्या होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए अच्छा एक पहचान और रह गई है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम किसी बहुपद को किसके बराबर लिख देते हैं, ये चीज आपको लिखी नहीं है, यहां पर लिखे दे रहे हैं, यदि किसी बहुपद को शून्य के बराबर लिख दिया जाता है तो वह बहुपद नहीं होगा, ये चीज आपको नहीं होगा, ये चीज आपको याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम ये कह सकते हैं, यहाँ चौथा नंबर डाल देना। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि जैसे 2x² है प्लस का 5x है प्लस का 6 बराबर 0, और आपने देखा कि भैया सब में x की घात क्या धनात्मक है तो बहुपद नहीं, अगर ये 0 के बराबर है तो बहुपद नहीं होगा। तो ये फिर क्या बन जाएगा, तो फिर इसको हम बोलेंगे समीकरण। क्या बोलेंगे, समीकरण। आप आगे पढ़ोगे जब कक्षा 10 में आओगे। ठीक है,
तो इसको हम अगर 0 के बराबर लिखते तो फिर क्या हो जाता है, समीकरण बनता है। अब हम चलते हैं कुछ बहुपद के अन्य स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं, इनमें बहुपद की क्या क्या पहचान हो सकती है तो हमने पढ़ लिया है। लेकिन अब अगर हमें बहुपद के रूप आ जाए कुछ ऐसे, ध्यान से देखना, बहुपद के रूप, ध्यान से देखिए। अब अगर हमारे पास कोई एक बहुपद में दिया जैसे 2x² प्लस का 5x प्लस का 6, ये दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि अधिकतम घात कितनी होगी, क्या पूछेगा, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात कितनी होगी, तो हम जानते हैं अधिकतम घात कितनी होगी। तो अगर हमारे पास कोई ये पद है, ये x है, ठीक है, और यहाँ पर कोई गिनती लिखी हुई 2 है और इसके बगल में कोई लिखा है 5 है, तो हम ये कह सकते हैं इस वाले के पद की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, घात के रूप में होता है, ठीक है। और अगर इस वाले पद की बात करते हैं तो ये किस रूप में होता है, ये होता है गुणांक के रूप में। किस रूप में होता है, गुणांक, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि x की घात कितनी है, तो x की घात जितनी ऊपर होगी, यानी 2 है लिखा है तो आप 2 बताइएगा, 3 लिखा है तो आप 3 बताइएगा, यानी जो ऊपर लिखा रहता है वो घात के रूप में होता है, जो बगल में लिखा रहता है वो क्या होता है, उसका गुणांक होता है। सेम इसी तरीके यहाँ पर बहुपद में अधिकतम घात पूछा तो अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, अधिकतम कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 है। अगर आपसे पूछ ले x² का गुणांक कितना है, तो अगर आपसे पूछे x² का गुणांक कितना है तो x² गुणांक हमारे पास जो बगल में लिखा है वो कितना हो जाएगा, 2। अगर आपसे पूछ ले x का गुणांक कितना है तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, तो x का गुणांक अगर आपसे पूछे तो x का गुणांक कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। चिन्ह सहित आप लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि प्लस छिपा रहता है तो इसलिए हम यहाँ प्लस लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, प्लस का 2 लिखना है तो लिख दीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले अचर पद है तो अचर पद आप बताइएगा अचर पद कितना है, तो इसके साथ x नहीं लगा तो इसलिए क्या हो गया, अचर पद। तो अचर पद हमारे पास क्या है, 6, ठीक, जिसे हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण पद, ठीक। तो ये पद आप इनके स्वरूप याद रखना। अगर हमसे पूछते हैं गुणांक के बारे में कि गुणांक कौन कौन से हो सकते हैं, बाकी हमने पढ़ चुके हैं कि बहुपद में कौन कौन सी चीजें आती हैं, उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं और इनको कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2 वर्ग में बांटे गए थे, जिसमें से घातों के आधार पर और पदों के आधार पर पढ़ लिए थे। और इसके बाद हमें जो बहुपद ना होने की और होने की पहचान पढ़ लिए थे। इसके बाद हमने बहुपद के कुछ रूप ऐसे देखे जिसमें अधिकतम घात पूछ लेता है, गुणांक पूछ लेता है, x का गुणांक क्या है और अचर पद क्या है। आई होप आपके समझ में आए होंगे और अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें से आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली हल करेंगे और उनके सवालों को समझेंगे। कौन कौन से सवाल आपके पद पूछ रहे हैं, किसमें बहुपद होता है, किसमें नहीं होते हैं, उनको हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कुछ समस्याएं हैं जिनमें नहीं समझ में आए उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सुधार करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं जिनमें सवाल हल करेंगे, कुछ अगर और भी रह गए होंगे तो उनको हम अगले वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू।